बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समीर। इससे पहले आप इस कहानी की 23 किस्तें सुन चुके हैं और अब 24वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या बात हो गई जनाब? मैंने दबे दबे लहजे में पूछा। वो शख्स जो मैडम का मेहमान था कोई ख़तरनाक आदमी है। मिस्टर बियान ने फ़ोन किया था कि उसे सुबह के नाश्ते में बेहोशी की दवा दी जाए, लेकिन पूरी इमारत में उसका पता नहीं है। वो कौन है जनाब? पता नहीं, बस यही मालूम हुआ कि वो एक ख़तरनाक आदमी है। उसने जवाब दिया। कार मैंने हैंड्रिक की कोठी के पार्किंग लान में रोकी थी। मेरे देखते ही देखते कई गाड़ियां बाहर निकली। उनमें दो अफराद बैठे हुए थे। एक अफरा तफरी की कैफियत सी बनी हुई थी और इस बात का अंदाजा लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेरी तलाश शुरू हो गई है। वो शख्स गाड़ी से निकलकर अंदर चला गया और मैं अपनी जगह बैठा सोचता रहा। हालात बेहद खतरनाक थे। इस लाश को ठिकाने लगाए बगैर सुकून की सांस नहीं ली जा सकती थी। किसी भी लम्हे किसी भी काम से कार की डिक्की खुलवाई जा सकती थी और निहायत इत्मीनान से लोन की लाश को देखा जा सकता था और उसके बाद के हालात का अंदाजा करना क्या मुश्किल था। मैं उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता था जो मेरे साथ आया था। मैं कार से उतर आया और इमारत के लान का जायजा लेने लगा। कोई जगह मेरे मतलब की नहीं थी और अगर होती भी तो इस कोठी में यह काम निहायत मुश्किल था। अभी तक मेरे जहन में कोई ठोस स्कीम नहीं आई थी, बस हालात के सहारे आगे बढ़ रहा था। बाकी मामला तकदीर पर छोड़ दिया था। इमारत में खासी गहमा गहमी थी। गाड़ियां आ जा रही थी। जजीरे पर काफ़ी गाड़ियां मौजूद थी। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहे थे और फिर अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा। मार्गिया के ड्राइवर की हैसियत से मैं कोई खास मकसद हासिल नहीं कर सकता था। अगर इस इमारत में मुझे कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए। फिर मेरी निगाहों ने एक शख्स को तलाश कर ही लिया। काफी उम्र रसीदा सा शख्स था। उस दिन भी मैंने उसे देखा था जब मार्गिया मुझे हैंड्रिक के पास लाई थी। मेरी जिसामत उससे मैल नहीं खाती थी, लेकिन उसके अंदाज को अपनाया जा सकता था। कमर अगर थोड़ी सी झुकाई जाए और शाने ऊंचे कर लिए जाएं तो काम बन जाएगा। मेरी निगाहें उसका ताकुब करती रहीं। 3-4 बार वो मुझे नजर आया था और मैं उसका जायजा लेता रहा और फिर मैंने एक खतरा मोल ले ही लिया। इसी कोठी का माली हाथ में एक लंबी कैंची लिए मेरे नजदीक से गुजरा था। वो बूढ़ा शख्स भी इत्तेफाक से थोड़े फासले पर मौजूद था। सुनो, मैंने माली को आवाज दी। वो रुक गया। माचिस होगी तुम्हारे पास? उसने कुछ कहे बगैर अपने लिबास से माचिस निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। सिगरेट तो मेरे पास नहीं थी। मैंने माचिस से एक तीली निकालकर उसका शुक्रिया अदा किया और तीली से कान खुजाने लगा। वो कौन साहब हैं? मैंने बूढ़े की तरफ इशारा किया। कहाँ? वो बूढ़े से। अरे नहीं, आप उन्हें नहीं जानते? वो नेगी साहब हैं, इसी इमारत में रहते हैं। अरे ये नेगी साहब हैं, इनकी सेहत तो बहुत खराब होगी, एकदम बूढ़े हो गए ये तो। मैंने हैरत का मुजाहरा किया। पिछले 10 साल से तो ये ऐसे ही हैं, मैंने तो इनमें कोई तब्दीली नहीं देखी। माली ने कहा। मैंने तवील अरसे बाद दरअसल में देखा है, ये तो इसी इमारत में रहते हैं। हाँ, उस लाल क्वार्टर में। पहले यहाँ नहीं रहते थे। अकेले रहते हैं? क्वार्टर तो काफी कुशादा है। अब अकेले रहते हैं। बीवी और दोनों बेटे बैरूत चले गए, उसी वक्त से यहाँ आ गए हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया था कि इस शख्स से उम्दा कोई दूसरा निशाना नहीं हो सकता। इससे ज्यादा मालूमात मुहैया करना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसी पर इक्तिफा किया और फिर दूसरे पहलू पर सोचने लगा, यानी रात की तारीकी में यहाँ दाखिल होने के मसले पर। और उस मौके से फायदा उठाकर मैंने इमारत के बैरूनी हिस्से का एक चक्कर भी लगा डाला। मैंने एक उम्दा जगह मुंतखिब कर ली थी और फिर जब कार के पास वापस पहुंचा तो 2 आदमी मेरे मुंतजिर थे। कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चलूं जनाब? मैंने जल्दी से कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। मुर्गन साहब यहीं रुकेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना है। पेट्रोल मौजूद है गाड़ी में? मैंने इस बात में सर को जंबश थी। सारा दिन मैं खुद अपनी तलाश में सरगर्दा रहा। आज पहली बार मैंने यह जजीरा पूरी तरह देखा था, लेकिन अजीब दिन गुजरा था। लोन की लाश डिक्की में मौजूद थी और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि इन दोनों ने मुझे एक लम्हे का मौका नहीं दिया था। ये कार्रवाई शाम 7 बजे तक जारी रही और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें उनकी रिहाइश गाह पर छोड़ दिया जाए। कार से उतरते हुए उन्होंने दूसरे दिन मुझे इसी जगह आने की हदायत की थी। वहां से वापसी पर मैंने सोचा कि लाश ठिकाने लगाने की जरूरत ही नहीं रही और अगर इसे इसी तरह डिक्की में रहने दिया जाए तो क्या हर्ज है। मैं तो अपना हुलिया बदल ही लूंगा। सारा दिन सूली पर लटकते हुए गुजारा, इसलिए अब कदरे सुकून का एहसास हो रहा था। कार लॉक करके मैं लोन के क्वार्टर में आ गया। कोई खास बात नहीं हुई थी। बावर्ची ने खाना दिया और खाना खाकर मैंने अपनी सबसे कीमती पूंजी यानी मेकअप का सामान अपने कब्जे में किया और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। ठीक 1 बजे मैं क्वार्टर से बाहर निकल आया। तमाम जरूरी चीजें मेरे पास महफूज थी, बस रास्ता तय करने के मामले में एहतियात बरतनी थी, क्योंकि मुझे तलाश करने वाले रात की तारीकी में भी गाफिल नहीं होंगे। दिन के उजाले में मैंने उन जगहों का इंतखाब कर लिया था जहां से गुजरकर मैं हैंड्रिक की रिहाइश गाह तक पहुंच सकता था। एक खुश्क नाले में उतरकर मैं तकरीबन 2 फरलांग चला और फिर बाहर निकल आया, क्योंकि अब नाले में घनी कांटेदार झाड़ियां उग आई थी
उसके बाद तकरीबन 2 फरलांग का रास्ता मखदूश था और फिर मजीद 1 फरलांग का रास्ता तय करके मैं बिलाखिर हैंड्रिक की रिहायशगाह के अकबी हिस्से में पहुंच गया। यहाँ थोड़ी देर रुककर सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर मैं इंतखाब करदा मकाम तक पहुंच गया। मेरी गुमशुदगी के सिलसिले में उनकी कार्रवाइयां तो काफी सनसनीखेज थी, लेकिन रात पुरसुकून थी। हैंड्रिक जिस कदर चालाक इंसान था, उसके पेश नजर ये सोचना तो हमाकत थी कि उसने मुझे अपनी खुद एतमादी के तहत नजरअंदाज कर दिया होगा। वो यकीनन मेरे सिलसिले में मोहतात होगा। ये बात उसके लिए बेहद खौफनाक होगी कि कोई फलस्तीनी नौजवान या फलस्तीनियों का हामी इतनी गहरी साजिश करके उसके जजीरे पर पहुंच गया है। वाकयात जिस अंदाज में पेश आए थे, उन्होंने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा और मेरे गायब होने के बाद यह तशवीश और बढ़ गई होगी। मुमकिन है डैनी मार्च की तरफ भी उसका जहन गया हो, लेकिन इस वक्त हालात पुरसुकून थे और कोई खास बात नजर नहीं आती थी। मैं अंदर दाखिल हो गया और फिर अपनी जगह पर रुककर मैंने इमारत में दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई। खामोशी और सन्नाटे का राज था। तब मैं आगे बढ़कर सुर्ख क्वार्टर की तरफ चल पड़ा जिसमें नैगी रहता था। क्वार्टर में मध्यम रोशनी हो रही थी। उसका छोटा सा अहाता सुनसान पड़ा हुआ था। मैं उसके दरवाजे पर पहुंच गया और मैंने दरवाजे को धक्का दिया। इस जजीरे पर एक ही बात मुझे पसंद आई थी, लोग इतने मुतमईन रहते थे कि कभी कोई दरवाजा बंद नहीं मिलता था। यहाँ दरवाजों को बंद करने का शायद रिवाज ही नहीं था। वैसे मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया था और फिर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें नैगी गहरी नींद सो रहा था। वो बहुत होशियार नींद सोता था। दरवाजा खुलने की मदम सी आवाज हुई थी, लेकिन उसकी आंख खुल गई। शायद नजदीकी बिजली का स्विच मौजूद था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे कमरे में तेज रोशनी हो गई थी। बूढ़ा नैगी मुझे घूर रहा था और उसके हाथ में पिस्तौल चमक रहा था जिसकी नाल मेरी तरफ उठी हुई थी। ओ मिस्टर नैगी, माफी चाहता हूँ, मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैंने जल्दी से हाथ उठाकर कहा, तुम लोन हो ना? उसकी आवाज उभरी। जी हाँ, सूरत हाल ऐसी खतरनाक है कि मैं इस तरह चोरों की मानद आपके क्वार्टर में दाखिल हो गया। क्या बात है? नैगी के अंदाज में कुछ तब्दीली आ गई थी। पिस्तौल अब भी जूं का तूं उसके हाथ में मौजूद था। शायद आपके इल्म में हो कि मैडम मार्गिया बैरूत चली गई हैं। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ और इस बात का भी इल्म आपको होगा कि वो खतरनाक मेहमान हमारे यहाँ मुकीम था। बिल्कुल। नैगी मेरे बातों के जाल में उलझता जा रहा था। मैं कई बार उस मेहमान को लेकर मुख्तलिफ जगहों पर गया था और इत्तेफाक से मैंने उसकी चंद बातों को नोट कर लिया था। ओह, फिर आओ बैठो, तुम यकीनन कोई खास बात बताने आए होगे, नैगी ने कहा और मैं उसके करीब पहुंचकर पलंग पर बैठ गया। शायद आपको इल्म भी हो कि मैं मिस्टर बियान को लेकर यहाँ दिन में आया था। मैंने उचितती सी निगाह उसके पिस्तौल पर डाली और पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त का अंदाजा लगाने लगा, जो ज्यादा मजबूत नहीं रही थी और ट्राइगर से उसकी उंगली हटी हुई थी। हाँ, मैंने मार्गिया की गाड़ी देखी थी मिस्टर नैगी। मैंने उस मेहमान को यहाँ इस इमारत में देखा था। उस वक्त मेरी हालत खराब हो गई थी। इस इमारत में? नैगी के लहजे से खौफ नुमाया हो गया। जी हाँ, आपके एक आदमी की शक्ल में। वो एक मामूली आदमी के मेकअप में यहाँ मौजूद है। नैगी अब बिल्कुल ही मेरी बातों में फंस गया था, लेकिन पिस्तौल अब भी उसके पास मौजूद था, इसलिए मैं भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि मेरी जरा सी जंबश पर वो फायर कर सकता था। मेरे आदमी की शक्ल में क्या? तुम्हें यकीन है? उसने खौफजदा लहजे में कहा। 100% मिस्टर नैगी, ये देखिए, सबूत के तौर पर मैं चंद चीजें लाया हूँ। मैंने जेब में हाथ डालकर मेकअप का सामान निकाला और खोलकर उसके सामने रख दिया। नैगी ने पिस्तौल एक तरफ रखा और सामान पर झुक गया। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। दूसरे ही लम्हे मेरा खड़ा हाथ उसके मुंह पर पड़ा और वो उछलकर तकिए पर जा पड़ा। मैं एकदम उसके सीने पर सवार हो गया। मेरे पहले ही हाथ ने नैगी को चकरा दिया था, फिर भी वो जानदार निकला और उसने शदीद जिद्दोजहद की। मैंने ना तो उससे बिस्तर से उठने दिया और ना ही उसके हल्क से कोई आवाज निकलने दी। मैं भी जिंदगी और मौत की बाजी खेल रहा था। बहरहाल मेरी गिरफ्त उसकी गर्दन पर तंग होती गई और उसकी जिद्दोजहद सुस्त पड़ गई। फिर वो सर्द हो गया। पूरी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद मैं उसके सीने से उतर आया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। पुरसुकून होने के बाद मैंने उसकी लाश ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। चंद घंटों बाद लोन के कत्ल की इतला आम हो जाएगी और अफरा तफरी में मजीद इजाफा हो जाएगा। इससे कबल ही कुछ कर लेना मुनासिब है। मैं कमरे से निकल आया और क्वार्टर के अकबी हिस्से में पहुंच गया। क्वार्टर के पिछले हिस्से में मुझे एक ऐसी चीज नजर आ गई जिसे देखकर मैं ठिठक गया। यह सीमेंट का बना हुआ बहुत बड़ा गमला था, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फुट, चौड़ाई 2 फुट और ऊंचाई 2.5 फुट के करीब थी। गमला टूट फूट गया था, इसलिए उसे उसकी असल जगह से हटा लिया गया था। उसमें मिट्टी भरी हुई थी। फौरी तौर पर इससे बेहतर कोई जगह दूसरी नहीं मिल सकती थी। मैं वापस अंदर आ गया और कोने खदरों की तलाशी लेने लगा। फिर मुझे ऐसी नोकदार राड मिल गई जिससे मिट्टी खोदी जा सके। चंद लम्हात के बाद मैं गमला खाली कर रहा था। मैंने उसकी सारी मिट्टी जमीन पर डाल दी। फिर वापस कमरे में आया और नैगी की लाश को पलंग से घसीट कर नीचे डाल दिया। उसके बाद मैंने उसे उठा लिया और कंधे पर डालकर बाहर निकल आया।
नैगी किसी कदर भारी बदन वाला आदमी था, लेकिन मैंने उसे उठा ही लिया। अब मैंने उस गड्ढे में उसे डालकर ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। तकरीबन 5 इंच मोटी तह में नैगी छुप गया तो मैंने सतह हमवार कर दी और फिर बारीक बेनी से जायजा लेकर मुतमईन हो गया और फिर इधर उधर झाड़ जंकाड़ जमा करके मैंने गमले पर डाल दिए। इससे भी इत्मीनान ना हुआ तो मैंने गोशे से टूटा फूटा फर्नीचर, गाड़ियों के 2 पुराने टायर, टाट की चंद बोरियां उस पर डालकर उसे अच्छा खासा कबाड़ खाना बना दिया, लेकिन इस अंदाज में कि किसी को एहसास ना हो सके। उसके बाद मैंने गमले की मिट्टी को क्यारियों में फैलाकर उस पर खूब पानी डाल दिया। फिर वापस आकर मेकअप का सामान संभाला और एक आईना तलाश करके उसके सामने बैठ गया। मैंने अपनी तमाम तर सलाहियतें उस मेकअप पर सर्फ कर दी थी। खासा मुश्किल मेकअप था, बदन को भारी बनाने के लिए कपड़े इस्तेमाल करने पड़े थे। बहरहाल अपनी दानिश में मैंने मुकम्मल काम किया था और उसके बाद अब मेरी किस्मत थी। कई घंटे गुजर चुके थे, सुबह होने के करीब थी। अपनी कार्रवाई का आखिरी जायजा लेकर मैंने भरे हुए पिस्तौल को संभाल कर रखा और फिर पलंग पर दराज हो गया। हालांकि इन हालात में नींद की गुंजाइश कहाँ थी, लेकिन मेरे फुलादी असाब ने मेरा साथ दिया और मैं गहरी नींद सो गया। किसी कदर तेज आवाज से अचानक मेरी आंख खुल गई थी। खिड़की से सूरज की तेज रोशनी अंदर आ रही थी और बैरूनी दरवाजे पर मुसलसल आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं चौंक पड़ा, ये आवाजें कैसी हैं? अजीबो गरीब आवाजें थी। मैंने कान लगाकर सुना और एक लम्हे के लिए तो मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गई। मुझे महसूस हुआ था जैसे गमले से लकड़ियां और दूसरा फर्नीचर हटाया जा रहा है। यकीनन ऐसी ही बात थी, लेकिन ये कैसे हुआ? कोई खास बात हो गई थी, और अगर किसी को इस वाकये की भनक मिल गई है तो फिर यकीनन सुर्ख क्वार्टर के गिर्द मुसल्लह अफराद मौजूद होंगे। भागने की कोशिश इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकेगी। फिर ये आवाजें मेरे कमरे के करीब सुनाई देने लगी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि मेरा राज फाश हो गया है। चुनाचे मैं खौफनाक सूरत हाल के लिए तैयार हो गया। मैंने पिस्तौल का चैम्बर चेक किया और सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजा खुला और मैं सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हो गया। 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में गालबन राइफलें मौजूद थी। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए मैं अच्छी तरह उनके बारे में अंदाजा नहीं लगा सका था। बहरहाल मैं उनकी किसी भी हरकत पर फायर करने के लिए तैयार था। उनमें से एक ने अपनी राइफल जमीन पर रखी और फिर वो शायद घुटनों के बल झुककर मुसहरी के नीचे झांकने लगा। दूसरा आदमी राइफल हाथ में लिए कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गया। उन दोनों की हरकतें बहुत पुरअसरार थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर उनमें से एक आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब वो मुझ पर हमला करना चाहता था। मैंने ट्राइगर पर उंगली का दबाव डालना शुरू कर दिया और फिर अचानक मुझे उस स्विच का ख्याल आ गया जो मेरे बिल्कुल करीब था। मैंने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन कर दिया। कमरे में तेज रोशनी हो गई और वो दोनों चिंधियाई हुई आंखों से मुझे देखने लगे। दोनों के चेहरे पर हमाकत बरस रही थी। सॉरी मिस्टर नैगी, हम तो बहुत आहिस्तगी से काम कर रहे थे। हमें अफसोस है कि हमारी वजह से आपकी नींद खराब होगी। उनमें से एक ने कहा। मैं उन्हें देखने लगा। दोनों खाकरोबों की वर्दी में थे और उनके हाथों में दबी हुई राइफलें दरअसल सफाई करने वाले बुर्श थे। ये देखकर मैंने गहरी सांस ली। क्या कर रहे थे तुम दोनों? मैंने नैगी की आवाज में नकल करते हुए पूछा। सफाई जनाब, दूसरा मासूमियत से बोला। बाहर और कौन है? कोई नहीं जनाब, हम बाहर की सफाई कर चुके हैं, उसने जवाब दिया और मैं दिल ही दिल में अपनी वहशत पर हंसने लगा। मुझसे जबरदस्त हमाकत सरदर्द होने वाली थी, मगर खूबी तकदीर से बच गया। ठीक है, सफाई करो, मैं बीमार हूँ, मैंने कमजोर आवाज में कहा और कंबल से चेहरा ढककर लेट गया। दिल ही दिल में अपनी हमाकत पर शर्मिंदा हो रहा था और सोच रहा था कि अगर इस वक्त इन लोगों पर गोली चला देता तो सूरत हाल कितनी बिगड़ जाती। लेकिन इस तरह ज्यादा वक्त नहीं गुजारा जा सकता था। लोन की लाश कार की डिक्की में मौजूद थी। जल्दी उसकी बदबू फैल जाएगी और उसका राज खुल जाएगा। फिर नैगी की लाश जो इसी कोठी में मौजूद है। फिलहाल वो लाश महफूज थी, लेकिन ज्यादा अरसे तक महफूज नहीं रह सकेगी। किसी भी वक्त उस गमले पर किसी की नजर जा सकती थी। हालांकि मिट्टी में दबी हुई लाश से ताफुन उठने का इम्कान नहीं था। कोई भी हादसा किसी भी वक्त पेश आ सकता था, खास तौर से ऐसी शक्ल में कि उन्हें जजीरे पर मेरी मौजूदगी का इल्म है और वो मेरी तलाश में जजीरे का कोना कोना छान मार रहे हैं। मैं रात को जागता रहा था और मसरूफ भी रहा था, इसलिए शदीद नजला हो गया था और उसकी वजह से बुखार भी। लेकिन ये नजला बुखार मेरे लिए कारआमद साबित हुआ। दोपहर को 1.5 उम्र की एक औरत मेरे पास आई। क्या बात है नैगी, आज नजर नहीं आए, सुना है बीमार हो गए हो? उसने बड़ी हमदर्दी से कहा और मैं एक लम्हे के लिए बुखला गया। मैं भला उस औरत को कैसे जानता, ताहम मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई खास बात नहीं, बस मौसमी असर है। औरत ने मेरी पेशानी छूते हुए कहा, ओह तुम्हें तो अच्छा खासा बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कोई खास जरूरत नहीं डॉक्टर की, नजला है, ठीक ही हो जाएगा।
तुम तो हमेशा के बेपरवाह इंसान हो। मैं उसे तुम्हारी कैफियत बताकर कोई दवा ले आती हूँ, उसने कहा और उठकर बाहर निकल गई। न जाने ये मेहरबान खातून कौन थी, मैं मालूम ना कर सका। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दोबारा वापस आई। उनके साथ उनकी उम्र का एक और शख्स भी था, जिसके पास स्टेथोस्कोप देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो डॉक्टर है। डॉक्टर ने मेरे सीने, जबान और आंखों का मुआयना किया और फिर बोला, कोई खास बात नहीं मिस्टर जेंडोलन, मौसमी असर और थकन है, कम से कम 2 दिन आराम की जरूरत है। मैं दवाएं दिए भेजता हूँ। तो ये खातून मिस है, मगर हैं क्या? मैंने दिल ही दिल में सोचा और जब डॉक्टर चला गया तो मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें तो अपने आप से जैसे दुश्मनी है, कितना कहती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, हो गया ना बीमार। उसके लहजे में हमदर्दी और अपनायत थी। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। दवा का डोज लो और आराम करो। मैं फाल्कन से कह दूंगी कि 2-3 दिन के लिए वो तुम्हारी जिम्मेदारी संभाल लेगा। आराम जरूरी है। बहुत बेहतर मिस जेंडोलन, मैंने आहिस्ता से कहा और मिस जेंडोलन मुस्कुरा दी। फिर खड़े उठते हुए कहने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। दवा जिस तरह बताई जाए पाबंदी से लेना। वो हदायत देकर बाहर निकल गई। रात की थकन भी काम आ गई थी। इस थकान ने बुखार दिया था और इस वक्त के बुखार ने तहफ्फुज़। बाकी रही मिस जेंडोलन की बात, तो यहाँ सभी मेरे लिए अजनबी थे। इन सब से आकर निमटना ही था। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़का चंद दुआएं लेकर आ गया। वो मेरे सामने मुअद्दब था। मैंने आंखें भींच भींच कर कई बार खोली और फिर उन पर हाथ रखकर बोला, कौन हो तुम? नैगी साहब, मैं रागन फराश हूँ और आपके लिए दुआएं लाया हूँ, मिस जेंडोलन ने कहा है। वो अपने क्वार्टर में गई हैं, अभी मुझसे कह गई हैं कि मैं यहीं रुकूं और आपको दवा देता रहूं। पानी लाऊं साहब? ले आओ, मैंने कहा। लड़के ने पानी दिया। बुखार था इसलिए 1-2 खुराकें ले लेने में कोई हर्ज नहीं था। चुनाचे मैंने दवा ले ली। मेरी आंखों में तकलीफ हो गई है, आराम करूंगा। कोई भी मुझसे मिलने आए तो मना कर देना, समझे? जी नैगी साहब, उसने जवाब दिया और बाहर निकल गया। उसके बाद का वक्त पुरसुकून गुजरा था। शाम को मिस जेंडोलन फिर आई। रागन बता रहा था कि तुम्हारी आंखों में भी तकलीफ है, कमरे में रोशनी क्यों नहीं की? ओह बंद कर दो जल्दी, सख्त तकलीफ है आंखों में, सारा दिन आंखें नहीं खोल सका। मगर आंखों में तकलीफ क्यों होगी? मुझे ऐसा ही शदीद नज़ला होता है, सर में, आंखों में और कानों में भी तकलीफ हो जाती है। वैसे दवा से फायदा है। मैंने कहा। मिस जेंडोलन ने मेरा बुखार देखा और किसी कदर मुतमईन हो गई। हाँ बुखार हल्का है। फाल्कर ने काम संभाल लिया है? मैंने पूछा। मिस जेंडोलन ने मेरे नाइब का यही नाम लिया था। बड़ी खुशसलूबी से इमारत पर गार्ड बढ़ा दिए गए हैं। बाहर की फिजा बहुत खराब है। दूसरी बस्ती में अब शायद तलाशियां भी हो रही हैं। उन्होंने कहा, तलाशियां? हाँ, मार्गिया का ड्राइवर लोन अपनी कार की डिग्गी में मुर्दा पाया गया है और उसकी लाश कई दिन पुरानी है। लोन? मैंने चौंकने की अदाकारी की। मेरा दिल तो सीने में उछल पड़ा था। हाँ, हैरत की बात यह है कि उसे चंद घंटे पहले जिंदा देखा गया था। क्या कह रही हो तुम? अब तफसील तो फाल्कर ही को मालूम होगी, मैंने तो सिर्फ चंद बातें सुनी है, मिस जेंडोलन बोली। ओह, फाल्कर को बुलाओ। मुझे हालात से क्यों बेखबर रखा गया है? मैंने ना खुशगवार लहजे में कहा। मैंने मना कर दिया था फाल्कर को, वरना वो तुम्हारे पास आ रहा था। मैंने उसे कह दिया था कि इस वक्त तुम्हें परेशान करने की बजाय वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। ओह, बुलाओ उसे, मैं उससे हालात मालूम करना चाहता हूँ। अगर मुझे तफसीली हालात मालूम नहीं हुए तो रात भर सो भी नहीं सकूंगा। मिस जेंडोलन फाल्कर को बुलाने चली गई। फाल्कर घुटे हुए बदन का नौजवान आदमी था। कमरे में अंधेरा होने के बावजूद मैंने उसके खदोखाल अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लिए थे। फाल्कर ने मुझे पूरी कहानी सुनाई और उसका लब्बे लुबाब ये था कि डिक्की से लोन की लाश बरामद हुई है और एक खतरनाक शख्स उसके मेकअप में रहकर ये तमाम हरकतें करता रहा है। ये वही शख्स था जो फरार हो गया था। क्या वो बहुत खतरनाक आदमी है? मैंने पूछा। यही मालूम होता है। सेक्रेटरी साहब खुद भी परेशान नजर आ रहे थे। लांचें उसे तलाश करने के लिए समंदर में दूर दूर तक निकल गई हैं। सेक्रेटरी साहब ने हेलीकॉप्टर भी मंगवाए हैं इस काम के लिए। अब तुम अपने काम में अलर्ट रहो, ड्यूटी सख्त कर दो, रात को चेकिंग करो। काश मैं बीमार ना होता। आप बिल्कुल पुरसुकून रहे नैगी साहब। सेक्रेटरी साहब ने खुद ड्यूटियां चेक की हैं और मुतमईन हो गए हैं। ठीक है, जाओ, और अगर कोई खास बात हो तो मुझे जरूर इतला देना। बेहतर जनाब। फाल्कर बाहर चला गया। मिस जेंडोलन से भी थोड़ी देर के बाद जान छूट गई थी, लेकिन उनका हुदूदे अरबा मेरी समझ में नहीं आया था। न जाने उनका मिस्टर नैगी से क्या ताल्लुक था। वैसे उनका लहजा खतरनाक था। रात को मैंने रागन को भी वापस भेज दिया और अब मैं सुर्ख क्वार्टर में तनहा था। रात गए जब गहरी तारीकी और सन्नाटा मुसल्लत था। मैं खामोशी से अपने कमरे से बाहर निकल आया। पहले मैंने बाहर का जायजा लिया और उसके बाद उस गमले के पास पहुंच गया जिसमें मिस्टर नैगी आराम कर रहे थे। सॉरी मिस्टर नैगी, मुझे अफसोस है कि आपको मेरी वजह से तकलीफ उठाना पड़ी, लेकिन मजबूरी थी। अब आपसे दरख्वास्त है कि खामोशी से यहाँ आराम करते रहें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मुझे परेशानी हो। मैंने उस तमाम सामान को चेक किया जो उस गमले पर रखा हुआ था। इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई थी जिससे मुझे इत्मीनान हुआ। यूं भी वो कोई काबिले तवज्जो जगह नहीं थी। मैं वहां से मुतमईन होकर वापस कमरे में आ गया। मेरी तलाश हो रही थी।
पूरे जजीरे और आसपास के समंदर में। बहरहाल मैं अपनी जिंदगी के दिलचस्प तरीन दौर से गुजर रहा था और मैंने तवील अरसे तक इस जिंदगी के ख्वाब देखे थे और यही उनकी ताबीर थी। मैं तो उसे अपनी तकदीर की महाराज समझता था। फलस्तीन का मामला नया नहीं था। इसराइल के क़याम के बाद से आज तक जो वाक़यात पेश आए थे, अहले इस्लाम उन पर खून के आंसू रोए थे। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए हमेशा दुआ के लिए हाथ उठते थे। मैंने कसूर की मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मौलवी साहब की रिक्कत अमेज़ आवाज़ें सुनी थी, ऐ मेरे महबूब रब, बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी अता फरमा, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा, उन्हें कामरानी से हमकिनार कर। उस वक्त मेरे मासूम ज़हन में ये बातें नहीं आई थी, लेकिन वो अल्फाज मुझे याद थे। अमेरिका में मैंने कई बार इस मौजू पर मज़ामीन पढ़े थे, अखबार में फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ खबरें पढ़ी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई ख़ास जज्बा बेदार नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन ऐबरन हाल में वो शर्मनाक तकरीर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी थी और मेरे सीने में जज्बात का समंदर उबल पड़ा और उसके बाद से आज तक मैंने सहूनी निज़ाम से नफरत की थी। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। आज मैं भी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन में शामिल था। मैं पाकिस्तानी था, लेकिन फ़लस्तीन भी मेरा था। मैंने इलामा इकबाल का तराना पढ़ा था, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये सब कुछ हमारा था और गाज़िबों को बिलाकर यहाँ से निकलना ही था। मेरे लिए इससे ज़्यादा पुरमसरत बात और क्या हो सकती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन दौर में दाखिल हो गया था। ये सारी जद्दोजहद सहूनियत के खिलाफ थी और मुझे खुद पर नाज था। हालात कैसे भी हों, मेरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब खुदा के यहाँ मौजूद होगा। बस यही तसव्वुर मेरी रूह का सुकून था और सुकून की इस रूह परवर एहसास के साथ मैं सो गया। खूब गहरी नींद सोया और सुबह सूरज चढ़े आंख खुली। दिन को 11 बजे फाल्कर ने आकर सब ठीक होने की इतला दी। मैंने आंखों की बीमारी की वजह से कमरे में रोशनी करने की इजाजत नहीं दी थी। मिस जेंडोलन से न जाने आज कैसे जान बची रही और वो न जाने कहाँ मसरूफ थी। बहरहाल मुझे उस खतरनाक औरत के न आने की खुशी थी। न जाने क्यों मैं उसके कुर्ब से नर्वस सा हो जाता था। सारा दिन पुरसुकून गुजरा। शाम हो गई। मैं बाहर के हालात पर निगाह रखे हुए था। जरा सी बेचैनी भी थी। न जाने मेरी तलाश अब किस मरहले में दाखिल हो गई है, क्या क्या इक़दामात किए गए हैं, न जाने क्या वक्त हुआ था। मेरे क्वार्टर में खामोशी और सन्नाटा था। सारा दिन कमरे में पड़े पड़े बोरियत हो गई थी। चुनाचे मैं बाहर निकल आया। मुझे कुछ अफरा तफरी सी महसूस हुई थी। बाहर कुछ ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही थी। जरूर कोई खास बात थी। मैंने जल्दी से क्वार्टर का बाहरी दरवाजा बंद किया और उसके बाईं सिमत की एक दीवार पर चढ़कर छत पर पहुंच गया। इसे खुशबख्ती कहा जा सकता था कि छत पर मुझे छुपने के लिए एक माकूल जगह मिल गई। क्वार्टर की पुष्ट पर एक बहुत तनावर दरख्त फैला हुआ था, जिसकी शाखों ने क्वार्टर की पूरी छत ढांप ली थी। ये शाखें खूब घनी थी और उनमें आसानी से छुपा जा सकता था। मैं शाखों में छुपता छुपाता क्वार्टर के सामने के सरे पर पहुंच गया। यहाँ से बाहर के मनाजर साफ देखे जा सकते थे। 10-12 स्टेन गन बरदार एक हिसार सा बनाए खड़े हुए थे और इस हिसार में इमारत के सारे मुलाजमीन और दूसरे अफराद मौजूद थे। चौड़े चेहरे वाला एक शख्स दूसरे 2-3 अफराद के हिसार के साथ हिसार के अंदर मौजूद लोगों को चेक कर रहा था। फाल्कर भी उनके साथ इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहा था। ये चौड़े चेहरे वाला शख्स न जाने कौन था। बहरहाल इस बात में शक्को शुबा नहीं रह गया था कि ये कार्रवाई भी मेरी तलाश का एक हिस्सा थी। वो तमाम लोगों के चेहरे अमोनिया से धुलवा कर उन्हें देख सकते थे, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें कई दिन दरकार होते। लेकिन अपने तौर पर वो इस बात का जायजा ले रहे थे कि कहीं मैं इन मुलाजमों के दरमियान मौजूद तो नहीं हूँ। बड़ी खौफनाक बात थी। मुझसे भी जरूर पूछा जाएगा और मैं उन लम्हात के लिए खुद को तैयार करने लगा। 2 बातों में से एक बात का फैसला करना था, या तो मैं यहीं छुपा रहूं और उनके सामने ना आऊं, या फिर ये खतरा मोल ले लूं कि मेरा मेकअप इतना मामूली नहीं कि आसानी से उन लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता। मगर इस मरहले से गुजर गया तो फिर काफी आसानियां हो जाएंगी। मगर वो चौड़े चेहरे वाला मुमकिन है वो बहुत तेज निगाह रखता हो। तकरीबन 1 घंटे तक ये काम जारी रहा और फिर चौड़े चेहरे वाले शख्स ने हाथ उठाकर कुछ कहा और उसके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके थे। लेकिन उसके बाद स्टेन गन वालों का हिसार खत्म हो गया। तमाम मुलाजमीन मुंतशिर हो गए। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर मेरी जान बच गई थी। गालिबन उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये एक बेमकसद कार्रवाई है और उससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। लेकिन ये अंदाजा भी हो गया था मुझे कि वो मेरी तलाश में नाकाम होकर अब उस लाइन पर सोचने लगे हैं कि मुमकिन है मैं किसी दूसरे मेकअप में हूँ। मगर ये तसव्वुर ज्यादा खौफनाक था कि वो मेरे यहाँ मौजूद होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि मैं उन्हें ये तासीर देना चाहता था कि मैं एक आम आदमी हूँ और उन लोगों से खौफजदा हूँ, यानी यहाँ से निकल जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। बहरहाल इस वक्त ये आफत टल गई थी, लेकिन अब कुछ करना था। इस बारे में मैं सारी रात सोचता रहा। सुबह होने वाली थी तो मैं एक फैसला करने में कामयाब हो गया। दूसरी सुबह मिस जेंडोलन मुझसे मुलाकात करने आई तो मैंने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया। तुम्हारे इस कमरे में तारीकी बहुत है, रोशनी कर दूं? उन्होंने नरम लहजे में पूछा और मैंने अपनी जगह से उठकर लाइट जला दी। गुड, मिस जेंडोलन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हालत खासी बेहतर नजर आ रही है। मैंने कहा था ना कि मामूली सा नज़ला है, ठीक हो जाएगा। इस सिलसिले में परेशान होना बेकार है।
आंखें ठीक है? हाँ, नज़ला हमेशा मेरी आंखों को मुतासर करता है। अब ठीक हूँ। वैसे मेरी गैर मौजूदगी में फालकर क्या करता रहा है? कोई शिकायत नहीं हुई। कहीं से फालकर ने बखूबी सारे मामला संभाल रखे हुए हैं। फिर भी आजकल हालात ठीक नहीं है। गार्ड को बहुत चाको चौबंद रहना पड़ता है। क्यों? क्या कोई खास बात है? वही मफरूर शख्स सबके लिए मुसीबत बना हुआ है, अभी तक हाथ नहीं आया। वैसे खतरनाक आदमी मालूम होता है। लोन को कत्ल करके उस इमारत तक आ गया और पूरे दिन अपनी तलाश में सरगर्दा रहा, जबकि लोन की लाश कार की डिक्की में मौजूद थी। यह मामूली दिल गुर्दे वाले का काम नहीं है। वाकई, मैंने मसनूई तासर के साथ कहा, मगर वो है कौन? खुदा जाने। कल इमारत के तमाम मुलाजमीन को सेक्रेटरी साहब ने खुद चेक किया था। इमारत के मुलाजमीन को? क्यों? बस ख्याल था कि कहीं वो किसी और मेकअप में तो यहाँ दाखिल नहीं हो गया। क्या वो मेकअप का माहिर है? मुझे इस बारे में ज्यादा तफसीलात मालूम नहीं। मिस जेंडोलन ने कहा, मैं दिल में उस शख्स के बारे में सोच रहा था जो उन लोगों को चेक कर रहा था। वो तो सेक्रेटरी है, लेकिन कमबख्त अजीब बेहुदा सा इंसान था। मैं उसका रूप भी धार सकता था। वो बड़े काम की चीज था। मिस जेंडोलन थोड़ी देर तक बातें करती रही, फिर वो चली गई और मैं बाहर निकल आया। मैंने मिस्टर नेगी की कब्र देखी जो गमले में थी। उसकी हिफाजत करते रहना जरूरी था। फिलहाल यही मेरी बचत का एक जरिया था। अगर उसका राज फाश हो जाता तो मेरा खेल भी खत्म था। अपने क्वार्टर से निकलकर मैं हालात का जायजा लेता फिरा। फालकर की निगाह मुझ पर पड़ी तो वह तेजी से मेरे पास पहुंचा। ओ मिस्टर नेगी, आपने क्यों जहमत की? कुछ और आराम कर लेते। अब मैं ठीक हूँ फालकर, कोई उलझन तो नहीं है? नहीं जनाब, कोई खास बात नहीं, बस जरा सी ड्यूटियां बदलनी पड़ी हैं। दाखिली दरवाजों पर खास तौर से निगरानी सख्त करना पड़ी है। मफरूर का मामला है? मैंने पूछा। हाँ, कोई खास आदमी मालूम होता है, फालकर ने जवाब दिया और मैं उसके साथ इमारत में दाखिल हो गया। ये अंदरूनी इमारत थी, यानी वो जगह जहां मिस्टर हेंड्रिक का क़याम था। मेरे ड्यूटी गार्ड अलर्ट थे। अब अंदाजा हुआ कि नेगी महज निगरान था, लेकिन रोबदार आदमी था। तमाम अमला मेरे सामने मुअद्दब था। इमारत के अंदरूनी हिस्से के लोग भी मेरी इज्जत कर रहे थे। इस वक्त हम दोनों यानी मैं और फालकर एक रायदारी से गुजर रहे थे कि दफअतन एक कमरे के दरवाजे से वही चौड़े चेहरे वाला शख्स निकल आया। हम दोनों को देखकर वो ठिठक गया। फिर उसने कहा, नेगी यहाँ आओ, मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। ओके फालकर, तुम जाओ और सुनो, पूरी इमारत के चक्कर लगाते रहो, बल्कि 2 आदमी इस काम के लिए मखसूस कर दो कि वो एक घंटे के बाद इमारत के अहाते का चक्कर लगाते रहें। मैंने जोर से कहा ताकि सेक्रेटरी भी सुन ले। ठीक है जनाब, फालकर ने कहा और चला गया। मैं उसी कमरे में दाखिल हो गया जिससे सेक्रेटरी बाहर निकला था और अब वह दोबारा कमरे में दाखिल हो गया था। कुछ जरूरी हिदायत हैं तुम्हारे लिए नेगी। हुक्म जनाब, मैंने अदब से कहा। सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है। मैं तुम्हारे स्टाफ में कुछ और लोगों का इजाफा करना चाहता हूँ, जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाए जनाब। लेकिन इसकी जरूरत तो नहीं है। ओ नेगी, जरूरत है। तुम्हारे गार्ड सिर्फ अलर्ट सिपाही हैं, वो ज्यादा चालाक नहीं है, जबकि वो कमबख्त बहुत चालाक मालूम होता है। मुझे ये खदशा है कि वो किसी तरह इस इमारत में दाखिल ना हो जाए। आखिर वो है कौन? मैंने किसी कदर उलझे हुए अंदाज में कहा। बस यार, क्या बताया जाए, हमारे लिए किसी नई उलझन का इजाफा होता ही रहता है। मादाम मार्गिया का मंजूर नजर था। सेक्रेटरी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं समझा जनाब। इस वक्त मुझसे सवालात ना करो नेगी, बहुत मसरूफ हूँ। 6 आदमी तुम्हें दे रहा हूँ, इन लोगों को ले जाओ और ड्यूटी गार्ड से इनका तारुफ करा दो। ये सब दाखिली दरवाजों पर रहेंगे और आने जाने वालों पर खुसूसी निगाह रखेंगे। इसके अलावा रात की ड्यूटी में तुम खुद यहाँ इमारत में रहोगे, सारी रात यहाँ गश्त करोगे। तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक सवाल करूं जनाब? हाँ पूछो। क्या उस शख्स से इमारत में किसी को खतरा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अव्वल तो वो इस इमारत में दाखिल होने की जरूरत ही नहीं करेगा। किसे पड़ी है कि वो खुद मौत के मुंह में चला जाए, लेकिन वो शख्स जिस कदर चालाक है उसके तहत होशियार रहना जरूरी है। मुमकिन है वो इस इमारत को ही अपने लिए बेहतरीन पनाहगाह तसव्वुर करे। ओके सर, आप मुतमईन रहें। मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा दूं जिन्हें तुम ये ड्यूटी सौंपोगे। सेक्रेटरी ने कहा। वो 6 अफराद एक कमरे में मौजूद थे। सब के सब लिबनानी मालूम होते थे। सेक्रेटरी ने उनसे मेरा तारुफ कराया और फिर वो चला गया। मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक उन सबको उनकी ड्यूटियों पर तैनात कर दिया। वैसे ये एक दिलचस्प काम था। मैं खुद अपने लिए इंतजामात कर रहा था। मुमकिन है यहाँ मैं अपने तौर पर कामयाबी ना हासिल कर सकूं, लेकिन ये लोग मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। जब उन्हें हालात का इल्म होगा तो वो अपने बाल नोचते और चेहरे खसूटते रह जाएंगे। सारा दिन मसरूफ गुजरा। रात को मैं इमारत में आ गया। मैंने ड्यूटी गार्ड को होशियार कर दिया था। इस दौरान हेंड्रिक मुझे एक बार भी नजर नहीं आया था। इस वक्त मैं उसकी रिहायशगाह के आस पास ही मौजूद था। अपनी दानिश में ये लोग अभी तक मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे थे, लेकिन मैं अब उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने इमारत से बाहर कदम नहीं निकाला और अंदर ही अंदर गश्त करता रहा। इस वक्त तकरीबन रात का 1 बजा था। मैं हेंड्रिक की ख्वाबगाह के सामने से गुजर रहा था कि दफअतन ख्वाबगाह का दरवाजा खुला।
बाहर आने वाला हैंड्रिक ही था। मुझे देखकर वो ठिठक गया। शब्बे ख्वाबी के लिबास में वो अजीब नजर आ रहा था। उसने एक लंबी टोपी पहन रखी थी। नैगी, उसने मुझे आवाज दी और मैं दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया। हैंड्रिक ताज्जुब से मुझे देख रहा था। अंदर आओ मेरे साथ, उसने कहा और दोबारा अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। एक लम्हे के लिए तो मेरे बदन में सर्द लहरें सी दौड़ गई, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया और खामोशी से उसकी ख्वाबगाह में चला गया। बहुत खूबसूरत ख्वाबगाह थी, आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता। तुम यहाँ क्या कर रहे थे नैगी? सेक्रेटरी साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है सर, मैंने अदब से जवाब दिया। हाँ, हालात ही ऐसे परेशान कुन है नैगी, तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी जरूरी है। तुमने इससे कबल ये ख्वाबगाह देखी है? नहीं जनाब। कमाल है, तुम मुंतजिम आला हो। मेरा तो ख्याल था कि तुम इस ख्वाबगाह की सफाई भी अपनी निगरानी में कराते होगे। मैंने यहाँ अपने मातहत फालकर को तैनात कर दिया है जनाब। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, मैंने जवाब दिया। हैंड्रिक के ये सवालात बेमानी नहीं थे, जरूर उसके जहन में कोई बात पैदा हो गई थी। मैंने अचानक नई सूरत हाल पैदा हो जाने से अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की और संभल गया। हाँ, फालकर एक होशियार और अलर्ट नौजवान है। वाकई कभी कोई शिकायत की बात नहीं हुई, लेकिन ये एजाज उसे भी हासिल ना हो सका होगा। उसने पूरी ख्वाबगाह देखी हो। आओ मैं तुम्हें इसके बारे में तफसीलात बताऊं। आओ, हैंड्रिक ने कहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। ख्वाबगाह मेरे सामने थी। हैंड्रिक एक दीवार के करीब पहुंच गया। उसने दीवार में नस्ब कोई बटन दबाया और एक पूरी दीवार सरक कर दूसरी तरफ हट गई। हैंड्रिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। क्या ख्याल है? हैरत अंगेज जनाब, यहाँ ऐसी किसी चीज का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें इस जजीरे के अजायबात से रोशनास कराऊं। आओ अंदर आ जाओ। हैंड्रिक इस जगह से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी सिम सीढ़ियां बनी हुई थी, चौड़ी सीढ़ियां। हैंड्रिक निहायत इत्मीनान से वो सीढ़ियां उतर रहा था। मैं भी उसके साथ सीढ़ियां तय करने लगा। सिर्फ चंद अफराद हैं जो इस जगह से वाकिफ हैं, जनरल शेरोन, मार्शल गोयान और मेरा सेक्रेटरी। बस तुम चौथे आदमी हो जिसे मैं यहाँ लाया हूँ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। दूसरी तरफ तारीकी थी, लेकिन आखिरी सीढ़ी अबूर करने के बाद हैंड्रिक ने न जाने क्या किया कि चारों तरफ रोशनी फैल गई। सफेद दूधिया रोशनी जो आंखों को बुरी मालूम नहीं हो रही थी। मैंने इस रोशनी में उस अजीब और गरीब जगह को देखा, अजायबात में शुमार किया जा सकता था। इसका एक अजीम शान हाल था जो किसी सुतून के बगैर नजर आ रहा था। यह भी इंसानी हाथों की तामीर थी। दीवारों में अलमारियां नजर आ रही थी। जगह जगह अजीब दर्द की मशीनें मौजूद थी। एक जगह चंद पिंजरे बने हुए थे, जिनमें से एक पिंजरे में दो स्याह फाम नजर आ रहे थे। वो दोनों रोशनी देखकर खड़े हो गए थे। आओ, हैंड्रिक ने कहा और मैं बेइख्तियार आगे बढ़ गया। रास्ते में मैंने एक छोटा सा हौज देखा। उस हौज पर शीशे का ढक्कन था। हैंड्रिक उसके ऊपर से गुजर गया था। मुझे भी उस पर से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं पूरी तरह होश में था। कोई खास बात नहीं हुई, हम उस हाल के वश में थे। हैंड्रिक एक बड़ी मेज के पीछे बैठ गया और फिर उसने मुझे भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सर, अगर मुझे इजाजत हो तो। हाँ, क्या कहना चाहते हो? हैंड्रिक मुस्कुराते हुए बोला। मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, यानी इस इमारत की निगरानी। जी हाँ, इस इमारत के लिए तुम फिक्रमंद ना हो। यहाँ बैठकर भी तुम अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हो। बैठो, उसने कहा और मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। वो एक खास डिजाइन की कुर्सी थी। मैं किसी भी लम्हे किसी हादसे का मुंतजिर था, लेकिन अब तो इस चूहे दान में फंस ही चुका था। अब जो कुछ भी हो तो मिस्टर नैगी, ये है मेरी कायनात। तुम्हें इसकी हकीकत जानकर मुसर्रत होगी। मैंने तुम्हारी ड्यूटी वाली बात गलत नहीं कही थी। ये देखो, ये तुम्हारी ड्यूटी की जगह है। उसके साथ ही मेरी कुर्सी खुद ब खुद घूम गई और अब मेरी आंखों के सामने एक वसी स्क्रीन था जिस पर कुछ धुंधलाहट थी, लेकिन चंद लम्हात के बाद ये धुंधलाहट साफ हो गई और उस पर बाहर के मनाजर रोशन हो गए। ये इमारत के खास हिस्से थे। राहदारियां सुनसान पड़ी हुई थी। स्क्रीन पर मनाजर बदल रहे थे और इमारत के मुख्तलिफ हिस्से आते जा रहे थे। ड्यूटी गार्ड अपनी अपनी जगहों पर अलर्ट थे। पूरी इमारत देखने के बाद हैंड्रिक की आवाज उभरी। क्या ख्याल है मिस्टर नैगी? क्या यहाँ से तुम्हारा काम तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं हो रहा? जी हाँ, ये निजाम हैरत अंगेज है। यही नहीं, कुछ और भी देखो, हैंड्रिक ने कहा और स्क्रीन दोबारा रोशन हो गया। अब इमारत के बैरूनी मनाजर भी नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि उसका पहला दाखिली दरवाजा नजर आया और फिर नजदीक दूर के मनाजर। इस दौरान हैंड्रिक की आवाज फिर उभरी। मैंने कुछ और इंतजामात भी किए हैं नैगी। बाज़ चीजों में रिप्ले की जरूरत पेश आ जाती है, इसका इंतजाम भी किया है। मैं तुम्हें सिर्फ एक मंजर दिखाऊंगा, देखो, उसने कहा और स्क्रीन के मनाजर बदल गए। मैंने उस पर उन स्टेन गन बरदारों को देखा जो इशार बनाए हुए खड़े थे और उनके दरमियान इमारत के सारे मुलाजमीन हरासा खड़े थे। सेक्रेटरी उनके चेहरों को बगौर देख रहा था। ये पिछले दिन का मंजर था। उस कमबख्त ने इस मंजर को महफूज कर लिया था। मेरे आदमी मुझे आका समझते हैं, बस इस जजीरे का मालिक, और मालिक टाइप के लोग सिर्फ अपने मातहतों पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ इंसान हूँ। मैं खुद भी हालात पर निगाह रखता और जायजा लेता रहता हूँ। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। स्क्रीन पर अब मुलाजमीन में से एक एक का चेहरा नुमाया हो रहा था। देखा नैगी? जनाबे आली, मैंने जवाब दिया।
इनमें तुम नहीं हो नैगी, दफातन उसने कहा और मेरे बदन में एक बार फिर सनसनी दौड़ गई। ताहम मैंने जल्दी से कहा, पिछले 2 दिन से मैं बीमार था। 2 दिन से? ठीक तो है, तुम्हें 2 दिन से बीमार होना ही चाहिए था, फिर भी क्या तुम मेरी यादाश्त की दाद ना दोगे? मैं इतराफ करता हूँ कि उन चेहरों में तुम जैसे अहम शख्स को ना देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन उस वक्त जब अचानक तुम मुझे नजर आए तो मेरे ज़हन में फौरन ये ख्याल आया, क्या ये मेरी यादाश्त का कमाल नहीं? स्क्रीन साफ हो गई थी। बहरहाल छोड़ दो ढेर, हम किन मामलात में उलझ गए। ये बताओ नैगी कहाँ है? जी, मैंने हैरत से कहा, नैगी कहाँ है? उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं नैगी हूँ जनाब। नहीं मेरे दोस्त, नैगी कई बार मेरी मौजूदगी में मेरी ख्वाबगाह में आ चुका है। वो मेरी ख्वाबगाह से गफलत कैसे बरत सकता है? तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी असल शक्ल दिखा दूं। उस शैतान ने कोई ऐसा अमल किया और छत से मेरे ऊपर रोशनी की एक शुआ पड़ी। मैं रोशनी में नहा गया और दूसरे ही लम्हे मैंने स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखी। मैं इसी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था, लेकिन मेकअप के बगैर। मेरी असल शक्ल नुमायां थी। मेरे हाथों और पैरों की जान सी निकलने लगी। ड्राप सीन हो गया था। क्या ख्याल है मेरे नादान अजीज? काबिले तारीफ, मैंने कहा और स्क्रीन साफ हो गई। इजाजत हो तो अब मैं तुम्हें अली यार खां कहकर मुखातिब करूं? इजाजत है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मुझे तुम्हारी ये बेखौफ मुस्कुराहट पसंद आई। आओ अब दूसरी बातें करें। अब तो तुम ओलिव हार्वर्ड के नाम से भी अदम वाकफियत का इजहार नहीं करोगे। जाहिर है पाकिस्तानी हो तुम। खुदा का शुक्र है, मैंने जवाब दिया। कानून की तालीम हासिल कर रहे थे? हाँ। तालीम छोड़कर इन जमेलों में क्यों पड़ गए? बस इत्तफाकिया तौर पर एबरन हाल के एक इज्तिमा में यहूदियों की बेहुदगी बर्दाश्त नहीं कर सका था। हकीकतों को बेहुदगी कहना अक्लमंदी तो नहीं होती, हेंड्रिक ने कहा। मैं दोबारा उन हकीकतों की तफसील में नहीं जाऊंगा। एबरन हाल में बड़े बड़े जुगादरी मौजूद थे और उस वक्त जब मैं बोल रहा था उनकी जबानें गंग थी, और फिर बाद में जिलाए हुए गीदड़ों ने गोल बनाकर मुझ पर हमला करने के अलावा और कुछ नहीं किया। गोया तुम्हारे ख्याल में इसराइल कोई हकीकत नहीं, हकीकत है एक घनौनी हकीकत जिसे देखकर इंसानियत की गर्दन शर्म से झुक जाती है। बहरहाल ये तुम्हारे नजरियात हैं, मगर कोई भी तुमसे मुत्तफिक नहीं। ये भी गलत है मिस्टर हेंड्रिक। जो लोग हमसे मुत्तफिक हैं आप भी उनके बारे में बखूबी जानते हैं। अमेरिका से फरार किस तरह हुए? बड़ी मुश्किलात के बाद, जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए। वहां से लंदन आए थे? हाँ। और फिर वहां जेरे जमीन मुजरमों के गिरोह में शामिल हो गए। खासी मालूमात मुहैया कर ली आपने मेरे बारे में। ओलिव हार्वर्ड से तफसीली बातचीत हुई थी तुम्हारे बारे में। तुम बाद में हाई जैकरों से मिल गए थे। हाँ, तब्दील दास्तान है जिंदगी की, बहुत सी कहानियां हैं। अब बाकायदा फलस्तीनी तंजीम में शामिल हो। हाँ, और अपनी खुशबख्ती पर नाजा हूँ। मार्गिया के पीछे क्यों लगे थे? मादाम मार्गिया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे सवाल का जवाब दो। मोहतरमा खुद ही मेरे पीछे लगी थी। मैं उनकी शख्सियत से जरा भी वाकिफ नहीं था। उनके बारे में मालूमात तो यहीं आकर हासिल हुई। मार्गिया का जुर्म नाकाबिले माफी है। उसकी गलीज फितरत अब हमारे मकासद के आड़े आने लगी है। उसे भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ तुम्हारा मददगार कौन है? क्या मतलब जजीरे पर तुम्हारा मददगार कौन है? तलाश कर लो, तुम जदीद तरीन आलात से लैस हो, मैंने तंदिया अंदाज में कहा और हेंड्रिक मुस्कुराने लगा। गोया यहाँ तुम्हें कोई मददगार नहीं मिल सका। उसने कहा, यहाँ तुम्हारी नस्ल आबाद है, मेरी मदद कौन करता? बहरहाल तुम खासी हंगामा आराइयां करते आए हो। इस सिलसिले में अपने लिए कोई मुनासिब सजा तजवीज़ कर लो। तुम इससे इत्तेफाक नहीं करोगे हेंड्रिक, मैंने जवाब दिया और वो मुझे घूरने लगा। फिर उसने एक बटन दबाया और वो पिंजरा खुल गया जिसमें दोनों स्याह फाम बंद थे। अच्छे तनोतोश के दोनों स्याह फाम पिंजरे का दरवाजा खुलते ही उछलकर खड़े हो गए थे। हेंड्रिक ने एक उंगली उठा दी। अगर तुम में से दूसरे ने पिंजरे से बाहर कदम रखा तो दोनों उसी जगह राख हो जाओगे। चलो कोई एक बाहर निकल आओ। स्याह फामों में से एक पिंजरे से बाहर निकल आया। आगे आओ, बढ़ते रहो। हेंड्रिक ने कहा। पिंजरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। हेंड्रिक की हिदायत पर स्याह फाम आगे बढ़ता रहा। फिर वो शीशे के सोज के ऊपर आकर रुक गया। मौत का एक अंदाज ये भी है, हेंड्रिक ने कहा और एक बटन दबा दिया। शीशे की छत फट गई और स्याह फाम एक दिलखराश चीख के साथ हौज में गिर गया। हौज से धुआं बुलंद हुआ और तेजाब की बू हाल में फैल गई थी। मैंने बड़े कर्ब के आलम में स्याह फाम को मरते देखा था। वो तेजाब का तालाब था। शीशे की छत फिर बंद हो गई। दूसरा स्याह फाम हल्क फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। वो बड़े जज्बाती अंदाज में रो रहा था और सलाखों से अपना सर टकरा रहा था। अपने साथी की मौत का उसे शदीद गम था, लेकिन हेंड्रिक ने दोबारा उसकी तरफ रुख भी नहीं किया। मार्गिया औरत है, लाख चालाक सही, लेकिन कम अकल है। मैंने तुम्हारी उस बात पर यकीन नहीं किया कि तुम मार्गिया की शख्सियत से वाकिफ नहीं थे। ये नया ख्याल क्यों आया? तुम मार्गिया पर अपनी असेरी का रोब भी डालते रहे हो। ये सब कुछ बेमकसद नहीं होगा। बहरहाल मैं तुम्हें अपनी तरफ से मौत की पेशकश के सिवा और कोई पेशकश नहीं कर सकता। गोया तुम मुझसे खौफजदा हो, मैंने कहा और हेंड्रिक के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई।